Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. आफ्टरनून Good afternoon, sir. पांग सर के साथ डिस्कशन, होमवर्क डिस्कशन हो गया था क्या? यस सर। हाँ सर, हो गया था। हो गया था सर। हो गया। तो प्रॉब्लम आई? नो सर। नो सर। ठीक है ना, तो डिस्कशन वाला पार्ट ना अभी सर ले लिया करेंगे, मैं सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं। ठीक सर। इससे थोड़ा अपना कोर्स की स्पीड ठीक हो जाए। ठीक है, Yes, sir. चलिए फिर शुरू करें आगे। यस सर। Yes, sir. तो कहाँ पे थे अपन पिछली क्लास में? सर इनफाइनाइट आपने- पाइप पे आपने बताया था कि रेडियल वाला एग्जिस्ट करेगा, एक्सियल और टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक, कुछ काम भी तो दिए थे मैंने आप लोगों को, एक दो टास्क। हाँ सर, एक सॉलिड एंगल हाँ, पढ़ के पीपीटी 1 में करने को बोला था, सॉलिड एंगल पढ़ के आने को बोला था। प्रत्यक्ष जी मेरे ख्याल से आप कुछ चीजें भूल रहे हैं और बच्चों को बोलने दीजिए। हाँ जी, और सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी थी। उसके पहले भी तो एक फील्ड लाइंस बची हुई है। यस सर, 4Q और Q Q वाला। और 4Q में Q4Q का बनाया किसी ने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कैमरा चालू करके कोई दिखाना चाहे तो। नाम बोलिएगा पहले। एक मिनट, माइक भी चालू कर दीजिएगा ताकि मैं स्पीकर मोड पे ला दूं। हाँ, yes, sir. तो फिलहाल अभी आयुष राज जी का दिख रहा है, राइट? अक्षता। नहीं, एक मिनट पहले अक्षिता जी आप बंद करिए। आयुष जी आप बोलिए कुछ। Yes, sir. आयुष राज, हाँ, yes, sir. मैं एक मिनट, गलत है। अक्षिता माइक चालू। यस सर। ओके, आपने पहले की क्लास अटेंड करी हुई है ऐसा लग रहा है। यस सर। ओके, दैट्स गुड। और कोई? एनीबॉडी सर एल्स? हमने पहले की क्लास अटेंड करी। यस सर। कौन है? चलिए, करी हुई है। ओके, कोई बात। सर अंकित। ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं। So let's begin. देखिए यहाँ पे फील्ड 0 होगी A/3 पे। yes, sir. यस सर। इस पॉइंट से फील्ड लाइंस दूर जानी चाहिए, अग्रीड, इसके आसपास जाती हुई नहीं दिखनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मुद्दा ये है कि यदि अपन इसको दूर से देखें तो ये अपन को एक 5Q चार्ज दिखना चाहिए। यस सर। यस सर। मतलब दूर से देखें तो फील्ड की वैल्यू इन सब जगहों पर सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए। Okay. मतलब कहने का मतलब मैं यहाँ से 100 इधर चला जाऊं और 100 इधर चला जाऊं तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। सेम। Same होएगा। राइट, तो जैसा कुछ बच्चों ने फील्ड लाइन बना दी अपनी दिल की आवाज सुन के, उसमें गलती है। यदि आप राइट साइड में देखें तो इधर तो 4 गुना फील्ड लाइंस है।
लेफ्ट साइड के मुकाबले, राइट? यस सर। यस सर। यहाँ तो बहुत दूर जाने पे भी फील्ड 4 गुना ही रहेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। यस सर। और फील्ड लाइन किसी की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग देम। खासकर इस पॉइंट से दूर भागते हुए बना दीजिएगा। तो इसमें क्या है, वो संख्या मैंने ढंग से गिन के नहीं बनाई, गिन के बनानी चाहिए। जितनी इधर उससे 4 गुना हो, और जितनी इस तरफ नेट फील्ड लाइन जा रही है उतनी इधर भी जाती है। अब आप इसको देखेंगे तो दूर जाने पे स्फेरिकली बाहर निकलती लगेंगी, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर एरिया भी दोनों तरफ सेम आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गॉट इट? चेक कर लीजिए। कोई आर्ग्यूमेंट्स हो अगेंस्ट फेवर में तो पूछ लीजिए। सर दूर जाने पे जो चार्ज लेफ्ट में दिखेगा उतना ही मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ लाइंस उधर दिखने चाहिए राइट में। और यूनिट एरिया, हाँ, तभी सेम हो पाएंगे। हाँ सर, क्योंकि दूर जाने पे 5 के जैसा लगेगा तो जगह से। हाँ, सर वो अपन को दूर जाने पे दिखता है, बट एक्चुअल में ऐसा तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस में तो कैसा नहीं है भाई, एक मिनट। ये एक्चुअल में 4Q और कैसा Q नहीं दोनों सेम ही पॉइंट है, है? ऐसा जो आपने लिखा हुआ है कि Q और 4Q दोनों सेम हैं, ऐसा तो है नहीं असलियत में। अच्छा, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहना चाहिए ना। जैसे मैंने ये पॉइंट बनाया, ये दिख रहा तुम्हें एक पॉइंट? यस सर। ये किस तरफ से इसमें चार्ज बढ़ा है बताओ? ये सिर्फ एक पॉइंट है। पास से देखो, हो सकता है लेफ्ट वाले में ज्यादा आ रहा हूँ। मतलब कहना क्या चाह रहे हो? पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन गलत है। नो सर, बट जैसे अपन किसी चीज को ऑब्जर्व पॉइंट चार्ज करते का हैं तो मतलब क्या था? पॉइंट चार्ज का मतलब बताओ पहले। रिलेटिव मतलब होता है इसका कि उसके बीच में डिस्टेंस। पहले सोच लो, 1 मिनट सोच के बोलो, देख के बोलो, नोट्स खोल लो। उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो बेटा? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस उसकी रेडियस के से बड़ी होनी चाहिए। है ये लिखा है तुमने? कोई बच्चा पॉइंट चार्ज का मीनिंग बताया जिसने सही लिखा हो तो पढ़ के। सर जो दो चार्जेस है उनके बीच की ये जो पढ़ के डिस्टेंस है सुना, वो नोट्स उनके। पे लिखा है, याददाश्त से। इस बंदे ने तो नोट्स ही गलत लिखे। याददाश्त से बताते। नोट से पढ़ के कोई बताओ कि पॉइंट चार्ज का मीनिंग ये लिखा है क्या सब लोगों ने? हाँ जी, किसी ने भी नहीं लिखा हुआ? सर सर जब नोट दोनों बॉडीज का जब डायमेंशन दो जितना छोटा, एक उनके दोनों के बीच एक के डिस्टेंस बहुत कौन छोटा हो। कौन बोल रहा है? कुशाग्र। कुशाग्र बोलिए। सर जब दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस उन लोग के इंडिविजुअल बॉडीज के डायमेंशंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो। दो बॉडी, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन में दो बॉडी कहाँ से आ गई? तुमने पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन में दो बॉडी लिखा है। सॉरी कूलम सर, लॉ ये की बात बॉडी। कर रहे हो तुम? So मैं बोलूं? हाँ बोलो भाई। So when distance between two charges is very very large than their dimensions, then they can be considered as point charge. ये तो आपने कूलम लॉ का बताया। अब एक बॉडी को पॉइंट चार्ज कब मान सकते हैं? तब मान सकते हैं भाई जब उसके अंदर का अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो डिसर्नेबल लेवल पे। कहने का मतलब मैंने एग्जांपल्स ऐसे भी दिए थे कि जैसे रिंग है जिसकी रेडियस है 1 मिलीमीटर, ठीक है? तो इससे यदि मैं 100 मीटर आगे चला जाऊं या 100 मीटर इधर चला जाऊं, मेरे पास इस तरफ का तो फॉर्मूला भी नहीं है, परंतु फॉर्मूला k3/r² आएगा नहीं आएगा?
हेलो, आएगा सर। तो मिस्टर वंश जो आप कह रहे हैं डिफरेंस आएगा इधर और इधर, तो डिफरेंस यदि आएगा तो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई 100 ए पे 2.348215 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे 100 ए पे आप नापने गए तो 2.348215 न्यूटन पर कूलम। ऐसा डिफरेंस आएगा भाई, समझ में आएगा मिस्टर वंश? ओके सर, आई गॉट इट। पक्का? श्योर सर। सोच लो आराम से। क्लियर है बिल्कुल? अब ये वाला डिफरेंस sir. अपन फील्ड लाइन से कितना दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर A/3 के जस्ट लेफ्ट में Q के वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे? तुम ये बताओ यार, यहाँ कैसे ड्रॉ करूं फील्ड लाइन? यहाँ पे फील्ड है कि नहीं है? है सर। तो यहाँ ड्रॉ तो करी नहीं है, यहाँ कैसे ड्रॉ करेंगे? सर जैसा सर तिब्बत में गांव है क्या? गांव तिब्बत में गांव है क्या? सर बहुत सर मिलने पे मिलेगा कहीं पे। ढूंढने में मिलेगा, राइट? हाँ तो ऐसे यहाँ पर फील्ड बहुत कम है, इसका मतलब अपन नहीं दिखा रहे यहाँ पे। और यदि आपके पास बिल्कुल ही टाइम फोकट है, जिंदगी में कुछ नहीं है, तो बनाया जाओ फील्ड लाइंस, खूब सारी बनाते जाओ, किसने रोका है? ये कोई स्पेसिफिक एक पॉइंट के बारे में थोड़ी बात होती है इसमें कि साहब आप तो मुझे तो इस पॉइंट बताओ जहाँ जीरो है। ये वो एग्जैक्ट मैथ्स नहीं है, मैप है ये। एग्जैक्ट मैथ्स तो ये होती है इस गांव में सेंसस किया, इतने पॉपुलेशन है, आपको वो चाहिए। बोलो भाई। नो सर। रफ सो आइडिया मैप। है ना? यस। हाँ, मैथ्स की अजीब सी बीमारी हो गई आपको, नक्शा बना रही है। और कुछ? किसी और को कुछ पूछना है या बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई सर। थोड़ा सा स्ट्रांगली प्रेजेंट करता हूँ आइडिया, कई लोग को लगता है सर थोड़ा आराम आराम से बोलो सर, ऐसे बोलो सर कि थोड़ा सा मैं भी तो ठीक ही बोल रहा हूँ ना, तो वो नहीं हो पाएगा जी मुझसे, है ना? आपसे गुस्सा होके नहीं बोलता हूँ, स्ट्रांगली बोलता हूँ कि ये बात सही है। क्योंकि कहीं यदि मैंने थोड़ा हल्का फुल्का बोला तो आपको ऐसा ना लग जाए कि वो शायद मेरा आइडिया भी ठीक है। नहीं है जी, आपका आइडिया बिल्कुल भी ठीक, इसलिए स्ट्रांगली बोलना पड़ता है। सर जब इधर 6Q और अच्छे से 3Q के बीच में बनाते हैं, तो जैसे हमने जो है Q और A/3 के बीच में लाइन भी बनाई, तो वैसे जो उधर जो स्मॉल चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, बीच में बनाऊं? जैसे आपने Q और 4Q लिया, हम इसे 3Q और 6Q के बीच में बनाते हैं, उनमें जहाँ पे स्पीड बनाने बात करेंगे, है ना? ओके। रामानुजन की कहानी सुनाओ चलो। सर रामानुजन बहुत गरीब परिवार से थे। फिर जब वो ऑफिस में जो भी वहाँ पे पार्सल पेपर आते थे, उनके ऊपर इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक बार वर्टिकली लिख के एक बार हॉरिजॉन्टली लिख के। तो ये बताता है कि उनके पास कागज कम था, दिमाग ज्यादा था, और हमारे पास कागज ज्यादा है, दिमाग कम। मेरे 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 हाँ मेरे पास। हाँ पूरा तो मेरे के बाद से दोबारा आके सुनो। हाँ उसके हिसाब से पता चलता है कि रामानुजन के पास कागज कम था, दिमाग ज्यादा था, और मेरे पास कागज ज्यादा है, दिमाग कम।
तो मुझे क्या करना चाहिए भी तो बताओ। मुझे कागज का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। बिल्कुल। तो कागज का इस्तेमाल करके आप पूछेंगे मुझसे। हाँ सर, कर रहा हूँ। वैसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यू टू क्यू पे फील्ड कहीं और जीरो आ जाएगी, बाकी ज्योमेट्री ऐसी ही होगी। ठीक है, आंसर फिर भी दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ूं। यस सर। यस सर। सॉलिड स्फीयर में फील्ड लाइन। अब सॉलिड स्फीयर में फील्ड लाइन कई लोगों ने हो सकता है ऐसे बना दी होंगी, यदि पहले क्लास अटेंड नहीं करी हुई है तो, और सोच रहे होंगे क्या यस है सर। सर ने क्यों दिया ये सवाल। क्योंकि सॉलिड स्फीयर में यदि आप फील्ड का फॉर्मूला देखें तो वो है रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया एक्चुअली इंक्रीज होनी चाहिए जैसे जैसे अपन आगे बढ़े, या इंक्रीज होती दिख रही है, कम होती दिख रही है पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। कम होते दिख रही है। कम हो रही है सर। डेंसिटी डेंसिटी कम हो रही है ना, जबकि क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी सर। बढ़नी चाहिए थी। राइट। बढ़नी चाहिए थी ना। यस हाँ, सर। यस सर। इसके वाला तो जुगाड़ बिल्कुल ही गलत है। आगे बढ़ूं। तो सही क्या बनेगा अब ये देख लेते हैं। अच्छा, फील्ड होंगी तो रेडियली आउटवर्ड ही, उसका तो कुछ कर नहीं सकते अपन, यस सर। लेकिन उनकी डेंसिटी घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए। चैलेंज यही है। और सेंटर पे कितनी फील्ड आ रही है, 0। 0। तो आप चार्ज तो सब जगह है, तो सब जगह से फील्ड लाइन शुरू कर सकते हैं और आगे जा जाके शुरू करते जाइए। समझ में आ रही है क्या बात। अब टाइम तो है नहीं इतना कि मैं बैठ के बनाता रहूं। अब मान लो मैंने यहाँ बना के छोड़ दिया तो बोलेगा साहब यहाँ पे फील्ड नहीं है क्या, तो उसका तो क्या कर सकता हूँ। बट यू गेट द आइडिया कि जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे नई नई फील्ड लाइन शुरू कर सकते हैं। समझ में आई क्या बात। यस सर। तो इस तरह की बनेगी, सारे सेक्टर से बना देना। फिर भी मैं थोड़ा सा समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लीजिए x दूरी से n फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, तो आपको मैथमेटिकली मुझे निकाल के दिखाना है कि 2x दूरी से कितनी निकलेंगी पूरे लॉजिक के साथ। करिए, ट्राई करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सर x में तो आ रही है 4 पाई x क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और 2x में आ रही है 6। मैंने फील्ड की वैल्यू नहीं पूछी बेटा, मैंने ये पूछा कि यदि x से n क्रॉस कर रही है तो 2x से कितनी क्रॉस करेंगी फील्ड लाइंस, बस यही 8n सर। पूछा है, और उसका लॉजिक देना पड़ेगा। सर 8n आ रहा है सर। कौन बोला, सर जब हम कौन सर बोल रहा है, रोहित नाम नाम रोहित गर्ग। रोहित गर्ग। लॉजिक, सर जब हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को रो एक्स बाय 3 एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट लिखेंगे, तो सर इसमें हम एक बार सर n1 एक बार सर एरिया को 4 पाई x स्क्वायर लिख देंगे
और एक बार एरिया को 4 पाई 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे और मतलब रो एक्स बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को में भी x को 2x से रिप्लेस कर देंगे, तो सर उसमें n1/n2 का रेशियो आ जाएगा सर उससे। कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं क्या रोहित जी आप? यस सर। देखो भाई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ही लिखना है अपन को, जो कि फील्ड के बराबर तो नहीं है लेकिन फील्ड के इक्विवेलेंट तो ऐसी आइडिया रिप्रेजेंट तो करता ही है। हेलो, हाँ सर, हाँ सर, यस सर। इसको यदि अपन डिवाइड कर दे तो n2 कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स n। 8 10। लॉजिक नंबर 1 लिख ले, फिर लॉजिक नंबर 2 बता दो। लिख लिया? लिख लिया सर। सेकेंड आर्ग्यूमेंट दूं, हिंट दूं? आप लोग सोचना चाहे तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट के लिए। हाँ सर, हिंट दे। गॉस लॉ सोच के देखिए फैराडे की भाषा में। बोलिए सर, वापिस आवाज नहीं आई। गॉस लॉ, हिंट इज गॉस लॉ। हाँ जी, सर गॉस लॉ से जाएंगे तो गॉस लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रही है उसकी, तो चार्ज बढ़ रहा है। डेंसिटी बढ़ रही, क्या बोल रहे हो भाई? सांस ले लो, रहने दो। नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, और पहले नाम बोला करो यार। ओके, एनीबॉडी एल्स? देखिए ये हिंट दी है मैंने, बड़ी सिंपल सी। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस दैट विल डिस्कस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस की नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। यस सर। यदि चार्ज q1 बंद है तो 2x रेडियस में चार्ज 8q1 बंद होगा, क्योंकि वॉल्यूम 8 हाँ टाइम्स सर। हो जाएगी। हो गया काम खत्म। दैट्स इट। कोई डाउट? का सर ये 2x वाला को समझ में नहीं आया सर, सेकंड लॉजिक। बेटा रेडियस डबल करते हैं तो वॉल्यूम कितनी हो जाती है, चार्ज कंटेंट कितना बढ़ जाएगा? सर 8 टाइम्स। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कितनी हो जाएंगी? सर 8 टाइम्स। बाय गॉस लॉ number of field lines crossing a closed surface proportional to charge inside. यस सर। That's it.
बढ़ूं आगे? यस सर। यस सर। क्लियर है ना पक्का? और यस क्या सर। किया था होमवर्क? सॉलिड एंगल पढ़ के आना था और सॉलिड स्फीयर में आर ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी थी। सॉलिड स्फीयर में आर ग्रेटर देन आर के लिए फील्ड तो सबकी आ गई होगी भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर की नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ऑलराइट, और भी कुछ दिया था मुझे ऐसा लगता है। सर इनफाइनाइट पाइप का निकालना था। हाँ, इनफाइनाइट पाइप। इनफाइनाइट शीट का निकाल लिया था। इनफाइनाइट शीट का भी नहीं सर, आर्ग्यूमेंट बोला था उसको सोच के आने के लिए। इनफाइनाइट पाइप का आर्गुमेंट दिया था। ऑलराइट, चलिए तो पाइप ले लूं खाली, बाकी दोनों आप कर लेना, हाँ सर, एक हॉलो पाइप लेके बता दो। या भरा वाला पाइप लेके बताओ, बताओ जल्दी। चलिए सॉलिड वाला ले लो, कोई सा भी ले लो सर। सॉलिड पाइप ले लो। सॉलिड पाइप है, रो चार्ज डेंसिटी का, समझ में आ गई क्या बात? आर दूरी पर फील्ड निकालनी है। क्या हम ये प्रूव कर, क्या सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया? रेडियली एग्जिस्ट होगा, एक्सियल और टेंजेंशियल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ई कैप इक्वल टू आर कैप से? नो सर। नहीं सर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे यदि अपन ने ऐसी गॉसियन सरफेस ली आर रेडियस की कोएक्सियल सिलेंडर, तभी फायदा है। क्यों फायदा है जरा समझना। इस कोएक्सियल सिलेंडर के दो तो ढक्कन होंगे और तीसरी लेटरल सरफेस होगी, राइट? ढक्कन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या एंगल होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और लेटरल सरफेस से सब जगह बाहर रेडियली आउटवर्ड 0 डिग्री। हाँ तो जब अपन इंटीग्रल ई डॉट डी ए को तोड़ेंगे, 3 टुकड़ों में टूटेगा, 1 2 एंड 3, तो ये दोनों तो इंटीग्रल की वैल्यूज आ जाएंगी 0। एग्रीड? यस सर। कैसे सर? वो एरिया वेक्टर भी ऊपर है और वो 0 कैसे आएगा? ये बनाया क्या बेटा तुमने, ऐसे देख रहे हो? बनाया सर, बनाया। इनके बीच में एंगल देखो बेटा, फील्ड वेक्टर रेड से बनाया मैंने और एरिया वेक्टर ऊपर बनाया। cos 90 की वैल्यूज पता करो, देखो। हाँ सर, एरिया वेक्टर 90 डिग्री। किताब है उसमें मिलेगी cos 90 डिग्री है। नहीं सर, आ गया सर समझ में। आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए थर्ड वाले पे ये लेटरल सरफेस, यहाँ पे अपन ई डी ए कर ही सकते हैं इसको, कि डॉट प्रोडक्ट अपन पहले ही प्रूव करके बैठे, ठीक है कि नहीं? यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री हो गई, cos 0, cos की वैल्यू 0 हो गई, ये ई डी ए बन गया थर्ड वाली सरफेस पे। थर्ड वाली सरफेस पे फील्ड की जो वैल्यू यहाँ आएगी E1, वही वैल्यू यहाँ आएगी E2, वैल्यू यहाँ आएगी। ये कैसे प्रूव करूंगा मैं? सर वो चार्ज को घुमाएंगे तो इसको सेम रहेगा चार्ज। एक्सिस के अबाउट प्रूव हो जाएगा कि E1 और E3 बराबर होंगे, और ऊपर नीचे करेंगे तो उससे E1 E2 प्रूव हो जाएगा बराबर होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट इससे सारी की सारी चीजें बीच में ही होंगी, राइट? यस सर। सर एक बार साइड वाइज घुमाएंगे तो E1 और E3, ऊपर नीचे घुमाएंगे तो E1 और E2 हो जाएगी जैसे। देखो यहाँ पर फील्ड, इस जगह पे फील्ड और इस जगह पे फील्ड बराबर क्यों है मैग्नीट्यूड में? ऐसे घुमाया तो कोई चेंज होना चाहिए क्या? नहीं सर। नो सर। इसका मतलब इस लेटरल सरफेस पे सब जगह पे फील्ड, इस सर्कल पे तो सब जगह सेम ही होगी। हाँ सर। यस सर। डाउट यहाँ तक?
नो सर। नो सर। अब यदि मैं इसको ऊपर नीचे करूं तो ये भी कोई चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इनफाइनाइट है। हाँ सर, नहीं हो रहा, ऊपर नीचे करना। हाँ ये हाँ, ऊपर नीचे जाने पे भी बढ़ना चाहिए क्योंकि इनफाइनाइट है, तो सारी वैल्यूज भी बराबर आनी चाहिए, राइट। यस सर। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इन तीनों जगहों पर सेम ही होगा, एग्रीड। यस सर। आर्गुमेंट लिख लीजिएगा, तो लोग कोशिश कर रहे हैं लिख नहीं रहे, अच्छी तरह से लिख लीजिए। बढ़े आगे, लिख लिए तो बोल देना है ना भाई लोग। नोट कर लिया। हो गया सर। हाँ, लिख लिया यहाँ तक। माइनस से तो सर्कल पे प्रूव हो जाएगा, सेम है ना। और ऊपर नीचे करने से लेंथ वाइज सेम हो जाएगा। अब अपन ने इसी को बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल ऑफ डी ए कितना हो जाएगा, यदि ये लेंथ अपनी एच है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। अब गॉस लॉ लगा देते हैं अपन। ई इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू कितना चार्ज है इसके अंदर, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यस सर। यस सर। एप्सिलॉन नॉट। कितनी आ गई फील्ड, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर है। यस यस। Yes, sir. लिख लीजिए एक बार, फिर बाहर निकालना है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। लिख ले तो बोलिएगा, हार भी निकालना है फिर। सर आपने तो साथ साथ लिखने को बोला था ना, क्या, साथ साथ लिखने को बोला था ना कि साथ साथ लिखते जाना। हाँ तो बाहर भी निकाल दो अब। हाँ हाँ सर, निकालो। आर ग्रेटर देन आर भी निकालने को भी तो बोला भाई।
आ गया सर। बढ़ो आगे। यस Yes, सर। sir. बाहर की बात कर लेते हैं। यदि अपन बाहर बनाएंगे तो यहां तक तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है कि नहीं? चार्ज कंटेंट की डिफरेंस आएगा बस। हाँ सर। Yes, तो sir. क्या आगे का मैं लिख रहा हूँ अब। सो ई इंटू 2 π r h इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, राइट? Yes, sir. तो ये फील्ड को मैं जानबूझ के इस तरह से छोड़ रहा हूँ, ये बताऊंगा क्यों। एच से एच काट दिया, रो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 π ε0 r, ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते। सर एच से मतलब आपने वो सिलेंडर पूरा बाहर का बड़ा नहीं लिया, हाइट सेम रखी आपने? क्या चाहिए यार, दिमाग बिल्कुल ही नहीं है क्या? मतलब कुछ भी ले ले यार, तेरे को कितना लिखना है? आप बिलाल लिखूं मैं, बता क्या लिखूं? नहीं सर, मैं वो बोल रहा हूँ हाइट डिफरेंस की यार, हाइट सेम, मैंने अलग हाइट लिया दोनों की। किससे अलग लिए? जो बाहर हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम करी है ना सिलेंडर की, हाँ, उसकी हाइट किससे इंटरनल अलग? से अलग ली है। किससे अलग? दूसरा किस चीज से अलग लिए भाई मेरे? जो अंदर सिलेंडर है उससे। अंदर के सिलेंडर का बाहर के सिलेंडर से क्या रिलेशन है? बाहर की गॉसियन सरफेस का अंदर की गॉसियन सरफेस से क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं। थोड़ा यार सांस ले लो तुम प्रत्यक्ष खंडेलवाल, ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो बेटा, है ना? थोड़ी गहरी सांस ले लो, 2-4 मिनट। अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, नहीं? आराम से, है ना? बढ़े आगे। ये लिखा सबने? यस सर। यस सर। यहाँ मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूंगा कि रिलेशनशिप आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए आगे भी। जैसे कि सिलेंडर है, सॉलिड है, तो ठीक है, रो चार्ज डेंसिटी का। यदि मैं इसके एल लेंथ में टोटल चार्ज लिखूं क्यू, तो उसको मैं लैम्डा एल भी कह सकता हूं, जहां लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ भी तो कह ही सकता हूं मैं यदि लैम्डा है तो। Yes, sir. और इसी को मैं रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल भी लिख सकता हूं, जहां पे रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यस सर। इनको इक्वेट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। समझ में नहीं आया, ये पर यूनिट लेंथ वाला मतलब इसमें क्या है बेटा, समझने वाली बात ये बता दो। एल लेंथ में क्यू चार्ज है, तो उसको मैं लेमडा इंटू एल लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। इसमें क्या समझाऊं, क्या डाउट क्या है? सर? ये तो सॉलिड है, तो ये लैम्डा तो उसमें पर यूनिट लेंथ चार्ज लिखने में कौन सा लॉ मना कर रहा है? यदि मैं इसकी लेंथ काटूं 1 मीटर, उसमें यदि 2 कूलम चार्ज आए, तो ये बताओ 2 मीटर के अंदर 4 कूलम चार्ज नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मतलब किसने बोला कि वायर के लिए लैम्डा होता है? तो तुमने वायर के लिए लैम्डा देखा, तो सिर्फ वायर के लिए लैम्डा होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा थॉट है। जो तुमने देखा सिर्फ वही एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। यही बेसिक आर्गुमेंट है ना तुम्हारा? हाँ, नो सर। यही तो तुमने कहा कि सर लैम्डा तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे।
सर वो कंफ्यूज हो गया था, सॉलिड है ना इसलिए। वही तो, सॉलिड है तो लैम्डा नहीं आ सकता, यही तो सोच रहे हो। ये जो वायर होता है, ये पास से जाके देखोगे तो ये वायर कैसा दिखना चाहिए, ऐसा ही तो दिखना चाहिए। यस सर। थोड़ा दिमाग खोलो, आंखें तो पता नहीं खुलेगी नहीं खुलेगी, दिमाग तो खोल लो भाई। सो आप यहाँ देख सकते हैं आंसर इज एक्चुअली लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आ रहा है बाहर के लिए, कि नहीं आ रहा है? वही जो इनफाइनाइट वायर के लिए आया था। Yes, आया कि नहीं आया? Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. श्योर? Yes, sir. चलिए ये वाली एक बार कैलकुलेशन और करके देख लेते हैं, कई लोगों की स्थिति देखते हुए। मान लीजिए एक पाइप है इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है? इस पे चार्ज बर्निट एरिया सिग्मा है, सरफेस भी होगा चार्ज, पाइप है तो अंदर तो खाली है। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. यस सर। जरा लैम्डा से रिलेशनशिप निकालिए। अब कुछ लोग तो बोल देंगे सर लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, सिग्मा करके तो लैम्डा कैसे एग्जिस्ट करेगा? क्यों भाई? करेगा सर, करेगा। निकालो रिलेशनशिप, चलो। तो लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर सिग्मा। So lambda 2 pi r. हेलो सर। दिख गया? Yes, sir. हाँ सर, 2 पाई आर सिग्मा। लिखोगे एल लेंथ में चार्ज, और इसी को सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल लिखोगे, राइट? रिलेशनशिप हो जाएगी। इनफैक्ट थोड़ा जल्दी से यदि गॉस लॉ लगा के अपन इसके बाहर की फील्ड निकाले तो बाहर तो वही आना, ई इंटू 2 पाई आर एल, समझ में आ रहा होगा शायद। और चार्ज आएगा सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा देखिए बाहर के लिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, सिग्मा 2 पाई आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, व्हिच इज सेम एज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर के लिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए, नो वरी। लिख लिया? क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. So infinite sheet
ये एक इनफाइनाइट शीट है चार्ज की, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसमें फील्ड निकालनी है अपन को x दूरी पर। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को ट्राई करने के लिए। स्टेप सही भूलिएगा, मतलब स्टेप के अंदर गलती कर सकते हैं, बट स्टेप सही बोल, फर्स्ट स्टेप सही भूलिएगा। बढ़े आगे। हो गया सर। हाँ सर। ओके चलिए, फील्ड के बारे में कमेंट, सॉरी स्टेप 1 क्या होगी? सर जो चार्ज अंदर रखा है उससे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो एक रेडियल, एक टेंजेंशियल और एक उसके जेड एक्स। क्या नेक्स्ट सर? और क्या बोले सर? मैं बोल रहा हूँ आप रहने दीजिए, थोड़ी देर गहरी सांस ले लीजिए। और कोई बोलना चाहता है? कोई और बोलना भी नहीं चाहता? हाँ सर चलिए सर ये बोल रहा था। हाँ नाम बोलिए पहले। सर रोहित। सर रोहित बोलिए जी। सर जिस पॉइंट पे अपनों को फील्ड निकालनी है सर, वहाँ पे 3 डायरेक्शन में फील्ड हो सकती है, EX, EY और EZ में। राइट सर अब अगर हम इसे एक्स एक्सिस के अबाउट से रोटेट करेंगे तो सर वो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो कॉन्फ़िगरेशन है सर वो सेम रहेगा, तो उससे सर सिर्फ EX वाला चेंज नहीं होगा और वाई और जेड दोनों बाकी उल्टे दोनों हो भी जाएंगे। यस एक सर। 80 डिग्री तो घुमाते सिर्फ तो वाई और EY और जेड दोनों उल्टे हो जाएंगे। इसका मतलब प्रूव हो गया कि E कैप इज अलोंग एक्स कैप, राइट। यस सर। अब अपन को ऐसी गॉसियन सरफेस चुननी है कि जहां पे या तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा हो या 90 डिग्री हो रहा हो, राइट। यस सर। पक्का? यस सर। तो ऐसी कैसी गॉसियन सरफेस बनाए अपन कि दोनों पॉसिबिलिटीज ट्रू हो जाए?
सिलेंडर टाइप। सिलेंडर। तो सिलेंडर ऐसा बना है, नहीं सर, या ग्रीन वाला बना है? ग्रीन ग्रीन वाला। वाला। ग्रीन वाला। सर ग्रीन वाला। रेड वाले में क्या प्रॉब्लम है? सर रेड वाले में जो एक्स कैप के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें एक मिनट सर। सर एरिया वेक्टर और फील्ड के बीच में एंगल जो है वो 0 नहीं होगा। वो अलग अलग आएगा इन सब जगहों पर रेड वाले पोर्शन में, राइट? ये यस सर। पोर्शन में, ठीक है कि नहीं? ऑलराइट। और यदि अपन ने मान लीजिए ये सिलेंडर जो बनाया इसकी जगह पे एक ऐसा क्यूबॉइड बना दे तो चलेगा क्या काम? यस सर। यस सर। क्यों चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? जिनको लगता है नहीं चलेगा रीजन बोलिए, क्या गड़बड़ है इसमें? घबराइए मत, गलत होगा और क्या है। सर इसमें या तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 0 आएगा, ये जो इसकी सर जो मतलब एंड्स है दोनों में, उसमें सर 0 आएगा, और बाकी सब सरफेस में सर 90 आएगा, इसलिए ये भी ले सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि इन दो सरफेसेस पे तो 0 आ जाएगा एंगल और बाकी पे 90 आ जाएगा, राइट? दिख रहा है सबको? इनफैक्ट यही क्यों, यदि मैं ऐसा ट्रायंगुलर ले लूं तो चलेगा सर। चलेगा सर। चलेगा सर। चलेगा ना? इनफैक्ट ट्रायंगुलर ही क्यों, कोई भी रेगुलर क्रॉस सेक्शन का मैं ले लूं, मतलब रेगुलर मतलब थ्रू आउट द लेंथ सेम होना चाहिए ताकि एरिया वेक्टर हमेशा बाहर को आए, तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। चलेगा। यस सर। चलेगा सर। पक्का? चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस लिया, सिलेंडर ले लेता हूं, ए एरिया का और 2x लेंथ का, और फील्ड इसमें समझने वाली बात है, इस तरफ बाहर है तो इस तरफ भी बाहर ही होगी, ये भी प्रूव हो सकता है। कोई प्रूव करना चाहे तो बताइएगा, करके बताइए। तो इंटीग्रल ई डॉट डी किया अपन ने, 1 2 3, थ्री पे तो 0 आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा। ऑलराइट, और 1 पे क्या आ जाएगा इंटीग्रल? ई इंटू ए, क्योंकि इधर ही अपन का इधर एरिया वेक्टर इधर है, और 2 पे भी ई इंटू ए क्योंकि ये एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर एक साथ है, तो 2EA। अब गॉस लॉ लगा दीजिए, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई की वैल्यू आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो अपन ने पहले भी डिराइव किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है सर, किया हुआ है। केस में करा था, आपने बताया था। इनफाइनाइट शीट हो गए तब भी यही लगेगा। कोई डाउट? सर रेड वाले में क्यों नहीं ले सकते? क्या हो गया? गॉसियन सरफेस रेड वाला गॉसियन सरफेस क्यों नहीं ले सकते हैं? लीजिए ना, कोई सिलेंडर। प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर लिख पाएंगे क्या फील्ड वेक्टर का एंगल? एरिया वेक्टर तो ऐसे घूम रहा होगा, सब जगह एरिया वो दिखेगा आपको। इसका टॉप व्यू बनाता हूं मैं, टॉप व्यू से देखिए। टॉप व्यू से ये तो इनफाइनाइट शीट है, ये तो अभी भी लाइन सी दिखेगी। ये आपका सिलेंडर का सर्कल होगा, ये फील्ड वेक्टर्स होंगे मस्त,
ये एरिया वेक्टर्स होंगे। अब बोलो। अब आ गया सर। इजी है डिफिकल्ट है? सर बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे एंगल वेरी कर रहा है ना। लिख लो भाई लोग। डन। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. नथिंग। क्लियर है बिल्कुल? यस। चलिए सॉलिड शीट के अंदर कर लेंगे, ठीक है? सर होमवर्क क्या अभी करना है? सॉलिड शीट घर पे कर लेना। अच्छा घर पे, ठीक है सर। ठीक है, डन विद दिस। डन सर। Yes, sir. चलिए सर मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। मैंने सॉलिड एंगल पे आप लोगों को कुछ काम करने को दिया था अपेरेंटली। यस सर, एक्सिवम में से पढ़ के आने को बोला था। पढ़िए। ओके, तो देखिए सॉलिड एंगल को समझने के लिए स्टेप 1 है एंगल को पहले एक बार दोबारा से समझना कि थीम क्या है एंगल की, ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, शायद सुना हो। यहाँ पे सेंटर बना Yes, sir. सेंटर मान के भी मैं लेंथ खींच दूं, एक आर्क खींच दूं, तो थीटा वुड बी एल अपॉन आर। सुना है ऐसा कि नहीं सुना है? यस सर। सुना सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का 3D काउंटर पार्ट है सॉलिड एंगल। अब कागज तो 2D है, याद रखना भाई लोग, दुनिया 3D है, तो ये एंगल का डेफिनेशन अपन को 3D में भी जरूरत पड़नी चाहिए, राइट?
तो 3D में बड़े लोगों ने क्या बोला कि अपन आर्क बनाने की जगह 3D में बनेगा उसी के इक्विवेलेंट एक कोन। जैसे ये दो लाइनें खींची की क्या खींचेगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। और ये टोपी बनेगी, यहाँ जैसे आर्क बना था यहाँ क्या बनेगी? एक टोपी बनेगी 3D में। पढ़ के आएंगे तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। पक्का? तो बड़े लोगों ने सॉलिड एंगल को बोला कि वो होगा, ये जो एक टोपी सी नहीं कटेगी, यहाँ पे एक टोपी बनेगी ना ऐसे। हाँ सर। हाँ सर। इसका बर्थडे इसका कैप। बर्थडे आर स्क्वायर। बर्थडे कैप। हाँ बढ़ू आगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सॉलिड एंगल का आइडिया। अब ये एरिया जो होगा, ये टोपी का एरिया, ये बड़े लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कि इस टोपी का एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, where theta is semi vertex angle of the cone. सर ये कर्व्ड पार्ट है या वो जो फ्लैट पार्ट है कोन का वो है? भाई टोपी बोल रहा हूँ, टोपी कैसी टोपी? तेरे फ्लैट देखिएगा कभी भी? कैसी देखिए टोपी? ऐसे फ्लैट होती है टोपी या कर्व होती है? ये पूछ के सवाल पूछ के गायब हो गया बंदा। नहीं सर, कर्व होती है सर। तो भाई टोपी 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 बोले जा रहा हूँ, क्या चाहते हो? और कैसे बोलूं कि मतलब कर्व्ड पार्ट है वाली बात? हाँ नहीं आया क्या बेटा समझ में? आ गया सर। है ना? ये फ्लैट दिखाना होता तो बेटा मैं इसको यूं दिखाता कि ये वाला थोड़ी दिखा रहा हूँ मैं। टोपी बोल रहा हूँ, टोपी दिखा रहा हूँ, और पता नहीं कंफ्यूजन रखने की इच्छा रखते हो तो फिर अलग बात है ना? कर्व्ड पार्ट का एरिया। तो ये सॉलिड एंगल आ जाए, हालांकि इतना जरूरी नहीं होगी ये बात, बट ठीक है। अब यदि अपन इस थीटा को 90 करें तो हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, राइट? दिख रहा है क्या सबको? यस सर। और यदि मैं इस थीटा को बढ़ाते 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 180 कर दूं तो पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। तो सॉलिड एंगल ऑफ अ कंप्लीट स्फीयर इज, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है वैसे। आर स्क्वायर नहीं आएगा। चल थैंक यू जी। हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसका यूज क्या है? देखिए थीटा का यूज तो अपन ने जनरली किया था ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, राइट? सॉलिड एंगल का यूज थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉलिड एंगल का यूज होता है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में कैसे? मान लो चार्ज क्यू लिया अपन ने, या चार्ज क्यू छोड़िए, चलिए एक अपन ने आइसोट्रोपिक पॉइंट सोर्स लिया लाइट का, जो हर डायरेक्शन में बराबर लाइट छोड़ रहा है, ठीक है? अपन जानना चाहते हैं
कि ये इस पर्टिकुलर इलाके में कितनी लाइट छोड़ रहा है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? अब इस इलाके को मैं चाहे तो एक डिस्क से बंद करूं, चाहे एक स्फीयर से बंद कर लूं, चाहे मैं कोई भी रैंडम सा दूसरा एरिया ले लूं, जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट इससे पास हो रही होगी वो चेंज डिपेंड करने वाली है कि अपन ने कौन सी शेप ली है सरफेस की। और वो डिपेंड करेगा बेसिकली टोटल सॉलिड एंगल का 4 पाई से फ्रैक्शन कितना है, इतनी लाइट निकलेगी सरफेस से, राइट? यस सर। इस तरह से सॉलिड एंगल काम आ जाता है चीजों को मैनेज करने। कोई डाउट यहां तक? बढ़ू मैं आगे? यस सर। ऑल राइट, श्योर, नो डाउट्स? यस सर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो अपन ने कूलम लॉ पढ़ा था और गॉस लॉ जो अपन ने एज अ लॉ माना है जिसको अपन प्रूव करने की जरूरत नहीं मानते, चाहे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ से यूजिंग सॉलिड एंगल चीजें प्रूव कर सकते हैं, मतलब गॉस लॉ डिराइव कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे मान लीजिए इस चार्ज क्यू को मैंने एक क्लोज सरफेस में बंद कर दिया, ठीक है? ठीक है भाई? यस सर। यस सर। अब मैंने यहां से एक छोटा सा कोण लिया ऐसे, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, ठीक है? और मैं जानना चाहता हूं इस जगह से फ्लक्स कितना जा रहा होगा, ठीक है? यहां तक तो ये तो है आपका एरिया वेक्टर डी ए, राइट? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे रोकिएगा और ये याद रखिएगा डी ए बाय आर स्क्वायर वॉज डी ओमेगा, है ना? तो यदि मैं यहाँ पे इसके थ्रू फ्लक्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? कूलम लॉ को ट्रू मानते हुए के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, यही फील्ड होगी, डॉट डी ए वेक्टर। अब ये जो डी ए वेक्टर है ये तो इस डायरेक्शन में है, अपन को डी ए का कॉस थीटा चाहिए होगा, राइट? यस सर। और डी ए का कॉस थीटा थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालें आप, तो डी ए का कॉस थीटा एक्चुअल में जो आएगा वो ऐसा वाला आएगा जो कि अपना एक्चुअल एरिया सॉलिड एंगल वाला होता था। ये मतलब इसको या तो मैं DA1 लिख देता, ठीक है ना? जो सॉलिड एंगल वाला एरिया होता था, जैसा फिर से देखिएगा, जैसे मैंने कोन बनाया तो इस कोन की जो टोपी बनेगी उसका एरिया तो एग्जैक्टली ये वाली चीज को फॉलो कर रहा होगा। यदि मैं इसको टोपी की बजाय ऐसी किसी सरफेस से कट मार दूं तो ये एरिया DA1 होगा, लेकिन इसका जो कंपोनेंट अपन लेंगे ये वाला कंपोनेंट वाले के बराबर होगा, वो सॉलिड एंगल वाले के बराबर होगा, राइट? यस सर। सॉलिड एंगल से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं ये करूंगा DA1 इंटू आर कैप, तो ये बनेगा DA1 cos थीटा। कोई तकलीफ हो तो मुझे रोकना, साथ साथ लिखते रहना नहीं तो। और DA1 cos थीटा जैसे मैंने एस्टेब्लिश किया वो होगा DA, और DA को मैं पहले ही प्रूव करके बैठा हूँ सॉलिड एंगल के आइडिया से, इट विल बी डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। तो इसीलिए कई किताबें, कई बड़े लोग इस तरह से बोलते हैं कि फील्ड का इनवर्स स्क्वायर होना
ही गॉस लॉ की वैलिडिटी का कारण है। हालांकि मैं उल्टा बोलता हूँ कि गॉस लॉ वैलिड है इसलिए इनवर्स स्क्वायर होता होगा, क्योंकि अब आप देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अरे भाई लोग दिखा नहीं दिखा? यस सर। और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ, ये इंटीग्रल करने चले गए अपन इसका। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और इसको जब अपन इंटीग्रल करेंगे डी ओमेगा को, तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रल ही बनेगा, वो बनेगा 4 पाई। 4 पाई, यस सर। तो ये देखिए आप, अपन ने एक तरह से देखा जाए तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर एनी क्लोज सरफेस प्रूव कर दिया। लिख लीजिए आराम से। बढ़े आगे। यस सर। तो ये बात समझ में है कि इनवर्स स्क्वायर होना कितना इंपॉर्टेंट था। नहीं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटता नहीं है, क्योंकि एरिया तो आर स्क्वायर के साथ ही वेरी करता, फील्ड नहीं वेरी करती। कुछ पूछना है बच्चों? जल्दी बोलो भाई। नो सर। क्लियर है सर। बढ़ू फिर? क्या यस समझ सर। में आया बोलो? क्या सर? क्या समझ में आया? तो इनवर्स स्क्वायर रूल नहीं होता ना, तो फिर ये प्रूफ नहीं हो पाता, क्योंकि आर स्क्वायर नहीं करता। फील्ड वैरी नहीं करेगी आज। फील्ड का इनवर्स होना मतलब पॉसिबल जरूरी है। ठीक है ना? तो इनवर्स स्क्वायर गॉस लॉ रिलेशन की वजह से ही आप देख सकते हैं गॉस लॉ की रिलेशनशिप आप आ रही है एरिया के साथ। ठीक है? अब जैसे मान लो कोई आपसे उठा के सवाल ऐसे पूछ ले कि जी ये एक चार्ज क्यू, ये एक्चुअली अपनी शीट का ही सवाल है। सामने एक डिस्क रखी है, ठीक है? ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री एक्सिस। बताइए कितना फ्लक्स इस डिस्क के थ्रू जा रहा होगा? करिए सॉल्व।
Q by 4 epsilon naught. यस यस सर, Q 4 एप्सिलॉन Q by 4 Q by epsilon 4 naught. epsilon naught. कैसा है रिजल्ट? अब तो अपन ने बोला जो भी फ्लक्स इससे निकलेगा टोटल का इस सॉलिड एंगल के थ्रू जो निकल रहा होगा वो तो फिक्स है अमाउंट, और उसकी वैल्यू अपन सॉलिड एंगल से निकाल सकते हैं। टोटल फ्लक्स था Q by epsilon naught, उसमें से जितना भी ये सॉलिड एंगल होगा अपॉन 4 पाई, राइट। सॉलिड एंगल कितना आएगा? 2 पाई 1 माइनस cos 60 डिग्री, और ये और आ गया तो Q by 4 epsilon naught। और इसको करने का डिफिकल्ट गंदा तरीका क्या होता? थोड़ा लंबा होता क्या? तो KQ बाई मतलब पहले हम फील्ड लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऐसे रिंग्स लेते हैं, फिर उनके एरिया वेक्टर लिखते हैं, फिर करते रहते इंटीग्रेट, तो एक दिन आ जाता। लंबा होता है। हाँ यस सर, बोलो भाई। यस सर। कोई और डाउट? क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सॉलिड एंगल कर लेंगे फिर यूज, या नहीं कर पाएंगे? करेंगे तो कर लेंगे, हो जाएगा सर। तो समझ में आ गया ना कि बेसिकली फ्रैक्शन है 3D में नापने का, बस, है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से फील्ड की कैलकुलेशन इज ओवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑलराइट, वर्क एनर्जी पढ़ा अपन लोगों ने? यस यस सर। तो वर्क एनर्जी में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। यस सर। यस सर। क्या चीज होती है ये, क्यों यूज करते हैं, क्या फायदा होता है? सर इससे जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसका वर्क लिख सकते हैं आप, मतलब उसकी मतलब जैसे एनीबॉडी एल्स? सर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है सर, उसका वर्क डन अपन कहते हैं, अपन बार बार ना निकालना पड़े, इसलिए ऐसे अपन डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑलराइट, सर से पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से सर हमें फोर्स किसी पॉइंट पे पता चल सकता है, इसलिए इसका यूज करते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है। वाह भाई वाह, सबसे पहला रीजन ये है। चलो भाई, क्या कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो जो पहले बोला गया था बिल्कुल लॉजिकल था कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उनके वर्क निकालना इससे बड़ा आसान हो जाता है, राइट? यस सर। यस सर। बढ़े आगे। यस सर। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव है? नहीं है। अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अफेक्ट ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे भी सोच लेते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, सोच लेते हैं ना। यस सर। यस सर। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का रिलेशन भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
समझ में आएगा? और चूंकि कंजर्वेटिव है इसलिए बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन इसके बेसिस पे नहीं करनी चाहिए, मेरा पॉइंट ये। इज दिस क्लियर? डेफिनेशन ये नहीं है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डेफिनेशन है क्या? नहीं है, उसको यूज करने का, मेजर करने का तरीका है। दोनों बातों में अंतर है ना। डेफिनेशन एक अलग चीज होती है, मेजर करना एक अलग चीज होती है, राइट? हेलो? यस। तो डेफिनेशन से अपन चलेंगे, अपन ये सब बातें बाद में, परंतु यूज कैसे होगा बिल्कुल वैसे जैसे आप लोगों ने एच.सी. वर्मा के सवाल करे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अभी तक के। हाँ सर। क्या होगा एसेंशियली, क्या हो रहा था? क्या सर, आवाज नहीं। अपन फोर्स के लिए कर रहे थे, बाकी तो वही मैकेनिक्स ही थी। यस हाँ सर, बात मैकेनिक्स। मतलब उसमें फील्ड का यूज था फोर्स निकालने के लिए, और तो कुछ नहीं था ना। यस सर। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। अपन पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल या डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डीएस वेक्टर। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में डीएस वेक्टर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, राइट, पॉइंट ए और बी, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB minus VA, that is DV, is defined as minus E dot DS. क्लियर है यहां तक? जहां पे डीवी का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको शायद याद हो कि पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाल सकते थे कि नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे। नहीं निकाल सकते थे, सिर्फ डिफरेंस निकालते थे। हाँ डिफरेंस, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी हमने आज तक नहीं निकाली। हाँ सर, डिफरेंस निकाल सकते थे। रेफरेंस मानते थे कि इधर 0 हो जाता है, फिर इधर। हाँ, सिर्फ डिफरेंस ही निकाल सकते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी अपन सिर्फ डिफरेंस ही निकाल पाएंगे। गॉट इट? सर यहाँ माइनस साइन क्यों आया? प्लस आता तो पूछते क्या आप सेम क्वेश्चन? अरे यहाँ प्लस आता तो सेम क्वेश्चन पूछते क्या? नो सर। क्यों? प्लस अपना है, माइनस पर आया है। सर ऐसी बात नहीं है। ऐसा, अरे तो प्लस पे नहीं पूछते, माइनस पूछ रहे हो, तो भेदभाव नहीं कर रहा है लड़का। क्यों भाई लोग? यस सर। यस सर। यस सर। घनघोर भेदभाव है तो। यस सर। तो पहला आंसर तो डेफिनेशन है, दूसरा आंसर है पोटेंशियल की डेफिनेशन जाके पढ़ लो, उसमें ही माइनस आता है। उसमें माइनस क्यों आता है ये जानना है तो मैंने स्पेशल क्लास, वो सॉरी यूट्यूब पे पीआर लेक्चर लिए थे, वहां जाके पढ़ा। और यदि कहीं कुछ भी नहीं करा है अभी तक तो भाई क्यों पढ़ाई कर रहे हो तुम ही जानो। और कुछ लोगों का डिस्प्ले जैसे ही माइनस दिखेगा ना, नहीं ये माइनस तो बुरा आदमी है, ऐसे लोगों का क्या कर सकते। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स इज माइनस ई डॉट डीएस। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल हमारे पास नहीं, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहीं से अब अपन अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल पे। मैं तब तक आप लोगों को होमवर्क बता देता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शीट से। ठीक है सर, डिस्कशन क्लास अब कब लगेगी शशांक सर की? वो बता देंगे, आप उसमें ग्रुप में डाल देना, प्रणव सर उसका टाइम टेबल लगा। तो S1 अपन ने कहाँ तक कर लिया अभी तक? सर 9 तक। DPP 1 दिया था ना मैंने, कर लिया क्या? हाँ सर, यस सर कर लिया। DPP 2 कर लेना एक। ठीक है, और S1 till 15 और S2 में 1
6, 7, 11 अगली क्लास में मैं खुद डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, ये मैं खुद इसी क्लास में डिस्कस करूंगा। तो अभी तो इतना ही कर लीजिए मेरे ख्याल से, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा होमवर्क, फिर बाकी अगली क्लास में, ठीक है। यस सर, सही है। थैंक यू सर। रीडिंग कुछ कहना चाह रहा मुझे लग रहा है, हाँ बेटा। सर नेक्स्ट क्लास के लिए कहाँ तक हम HCV से रीडिंग कर आए? पोटेंशियल वाला पार्ट पढ़ लेना जहाँ मिल जाए पोटेंशियल, बाकी HCV बहुत हेल्पफुल है नहीं इस चैप्टर में, आपको करना है तो शायद NCERT थोड़ी बेटर रहेगी, पर वो समझने में मुश्किल है। HCV तो बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल है ना। और कुछ? No, sir. Anything else? किसी को कुछ और बोलना है, पूछना है बच्चों? नो सर। ओके, वो क्लास का No, वो sir. डिस्कशन क्लास आप बोलो तो संडे को रख दूं? सर फ्राइडे को सही है सर, जैसे आपकी क्लास होती है उसके बाद हो जाती है उसका ना, जैसे यस सर। ठीक, ओके, चलिए आप लोग फिर लंच वंच कर लीजिए, और जितनी जरूरत हो बता दीजिएगा, यदि आपको लगे सर और डिस्कशन क्लास कम ज्यादा चाहिए तो वैसा कर लेंगे सर, ठीक है ना। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। डिस्कशन और आपका होमवर्क और डिस्कशन अभी होना बाकी है, तो आप सर को बोल दो कि सर एक मंडे को भी रख लेना, यस है ना। ओके सर। थैंक यू सर। सर